नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुश्किल परिस्थितियों में भारत और रूस एक साथ। मोदी ने जोर देकर कहा, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण। एससीओ में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ जताई प्रतिबद्धता। कहा, हमले के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को मिले सजा। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास पर एससीओ सदस्य देशों में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का किया आह्वान। इसे एससीओ के सिद्धांतों के मूल चार्टर का बताया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ से एकजुट होकर 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म करने का किया आह्वान। कहा, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को कैद रखना भावी पीढ़ी के साथ घोर अन्याय। भूकंप के झटकों से दहले अफगानिस्तान में 500 से अधिक लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा जख्मी। दुर्गम इलाकों के कारण बचाव कार्यों में आ रही है कई दिक्कतें। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने विचारों को साझा किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे बीच का घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं।
शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तियानजिन में हुए एससीओ लीडर्स की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है। साथ ही कहा है कि ऐसे हमलों के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराते हुए ये स्पष्ट किया कि इन खतरों का इस्तेमाल किसी भी स्वार्थी उद्देश्य के लिए किया जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी माना कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु देशों और उनकी सक्षम संस्थाओं की भूमिका सबसे अहम है। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, दोहरे मानदंडों को अस्वीकार बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से मिलकर लड़े। शंघाई सहयोग संगठन के साझा बयान में भारत की पहलों को मान्यता मिली। तियानजिन एससीओ घोषणा पत्र में भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को समर्थन मिला। एससीओ सदस्य देशों ने नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 को आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के सफल आयोजन का स्वागत किया, जिससे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिले। सभी देशों ने 21 से 22 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम की बैठक को भी सराहा। इसके अलावा साझा बयान में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में स्थित एससीओ अध्ययन केंद्र के योगदान को भी सराहा गया, जिसने सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती करार देते हुए कहा कि सभी तरह के आतंकवाद का एकजुट होकर विरोध करना सबका दायित्व है। पीएम मोदी ने आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों के 25वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है और इस पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। साथ ही कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और विकास के लिए कनेक्टिविटी को जरूरी बताया, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी अपील की। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं।
इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस sovereignty, losing trust and मीनिंग। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म की अपील करते हुए एससीओ सदस्य देशों को एकमत होने का आह्वान किया। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा करेंगे। गृह मंत्री भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे। अमित शाह आज सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसके बाद वे राजभवन जम्मू में बाढ़ राहत उपायों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री के सामने राज्य की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू का दौरा, और जिस तरीके से जम्मू में पिछले कई दिनों से बारिश और भूस्खलन हो रही है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे और वहां बारिश और भूस्खलन से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जान माल का खतरा हुआ है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कल की खबर जो है वो सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 4 प्रदेशों के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों यानी कि IMCTs का गठन किया है और ये टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जमीनी स्तर पर आकलन करेंगी। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों में चल रहे राहत कार्यों में NDRF और सेना की लगातार मदद कर रही है।
मौसम विभाग ने सितंबर महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आईएमडी ने देश के अधिकांश हिस्सों में इस महीने सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, सुदूर दक्षिणी प्रायद्वीप के कई क्षेत्रों और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले की सामान्य से अधिक वर्षा से कृषि और जल स्रोतों को लाभ होगा, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हो सकता है। यातायात में व्यवधान और स्वास्थ्य चुनौतियों का जोखिम बढ़ सकता है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ साथ बात करें अगर पहाड़ी राज्यों की, तो यहां भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल रात को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी बीच चिनाब नदी में फंसे 8 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज बंद हैं। भारी बारिश के चलते इलाके की बिजली आपूर्ति भी लगातार प्रभावित हो रही है। आज कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय सेना की पश्चिमी कमान व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चला रही है। तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सेना विमानन और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सहित कुल 47 टुकड़ियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही फॉर्मेशन इंजीनियरों, चिकित्सकों और संचार संसाधनों को भी तैनात किया गया है। वहीं बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहां भी बरसात का कहर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 2 से 3 दिनों में भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के 10 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी और ऊना जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं चंबा में बीते 4 दिन पहले आई आपदा से एक और हुई भारी नुकसान से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश के चलते राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा आ रही है। शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। कुल्लू में भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने और सभी प्रशासनिक चेतावनियों के पालन करने की अपील की है। बात अब उत्तराखंड के मौसम की भी कर लेते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन के लिए प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। आईएमडी ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में भारी से बहुत बारिश होने की आशंका जताई है। इस चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। भारी बारिश को लेकर 11 जनपदों में आज स्कूल बंद है। वहीं कक्षा 1 से 12वीं के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब ऊपर से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आने से एक मैक्स बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 11 यात्री सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीमों और स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा भी लिया। एनडीआरएफ की टीम देश के तमाम इलाकों में जारी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम विशेष अभियान चला रही है और बचाव, निकासी और राहत वितरण में प्रशासन की सहायता कर रही है। अमृतसर के अजनाला के फुलेचक गांव में अभियान के दौरान टीम ने एक 19 साल के लड़के को बाढ़ के पानी से डूबते हुए देखा। बचाव कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेकर उसे बचाया। वहीं पंजाब में राहत कार्यों के दौरान एनडीआरएफ ने रविवार को 2 लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान 925 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और एक शव भी बरामद किया गया।
वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा बरमौर रूट पर एनडीआरएफ की टीमों ने स्लाइडिंग पॉइंट्स पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकाला। अब तक 3,359 तीर्थयात्रियों को चंबा रूट से सुरक्षित निकाला गया है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में भी एनडीआरएफ टीम बचाव अभियान चला रही है। बादल फटने की घटना के बाद पौसारी में खतरनाक ट्रैक और नाले के तेज बहाव के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया था। एनडीआरएफ के बचाव दल ने रस्सी की मदद से 5 लोगों को सुरक्षित निकाला। खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में सहायता अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में वायुसेना ने 11 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। साथ ही 2150 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई गई। वायुसेना के प्रयासों से माधोपुर बैराज से पार्थिव शरीरों को सम्मानजनक तरीके से निकाला गया। भारतीय वायुसेना का ये निरंतर प्रयास सेना की मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा के जज्बे को दिखाता है। और अब खबर बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 33,000 से अधिक लोगों ने अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है, जबकि 2 लाख से अधिक आवेदन नाम हटाने के लिए प्राप्त हुए हैं। हालांकि तय समय सीमा की मांग को बढ़ाने को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। याचिका में कहा गया है कि 22 अगस्त की सुनवाई से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए करीब 84,000 से ज्यादा लोगों ने अपना दावा पेश किया था। उसके बाद 27 तारीख को यह संख्या करीब 2 गुनी हो गई थी। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि बहुत सी जगहों पर सिर्फ आधार कार्ड वाले लोगों के दावों को चुनाव अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग एसआईआर प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से पूरा कर रहा है। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची 3 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में कल रात को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान सीमा से पास पूर्वोत्तर प्रांत कुनर में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है, जिसमें अब तक 622 लोग मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। हालांकि काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि वे अभी भी आधिकारिक मृतकों की संख्या की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि वे दूर दराज के इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि भूकंप पृथ्वी की सतह के करीब 5 मील की दूरी पर था, जिससे इसके विनाशकारी होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।